जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में हम आपको अंकेक्षण का तीसरे लेसन के बारे में बताएंगे। तीसरा जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है अंकेक्षण के उद्देश्य तथा लाभ। इसके पहले हमने 2 चैप्टर तक की वीडियो और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध करा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है अंकेक्षण का उद्देश्य तथा लाभ। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है हमने आपको पहले बताया, परिभाषा में बताया। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सत्यता की जांच करना। जो व्यवसाय में लेखे रखे जाते हैं, जो व्यवसाय में पुस्तकें रखी जाती हैं, उनके अंतर्गत जो लेखे किए गए हैं वे सत्य हैं कि नहीं हैं, उसकी जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। व्यवसाय के अंतर्गत मेन तौर पर लाभ हानि विवरण की जांच करते हैं और उसके बाद किसकी जांच करते हैं? आर्थिक चिट्ठे की जांच करते हैं। आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि विवरण की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। स्वाभाविकता है, मानव के अंदर स्वाभाविक है। मानव जब कोई कार्य करता है तो उससे गलतियां होती हैं। कोई भी मानव हो, जब वो कार्य करेगा तो गलतियां स्वाभाविक हैं, होनी तय हैं। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कि अकाउंटिंग में जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है अंकेक्षण का कार्य करता है, जिससे वो गलतियां निकल के आ जाएं, हमें गलतियां पकड़ लें और हमारा लाभ हानि विवरण और बैलेंस शीट एक सही स्थिति को, सही लाभ हानि की स्थिति को और सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करे। तो आपके सामने है अंकेक्षण का उद्देश्य अशुद्धियों को सुधारना होता है, जांच पड़ताल करना है। व्यवसाय में अगर कोई गबन हो गया, कपट हो गया, उसको निकालना होता है। तो इन कपटों को कैसे पता लगाएगा अंकेक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे पता लगाएगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं, गबन कहाँ हुआ है, अशुद्धियां कहाँ हुई हैं, चोरी कहाँ हुई है, इनका पता कैसे लगाएगा? तो सबसे पहले उसे मालूम होना चाहिए अशुद्धियां किसे कहते हैं, गबन किसे कहते हैं, अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, गबन कितने प्रकार का होता है। इसके बारे में जब तक अंकेक्षक यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप सीए बनना चाहते हैं या आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं कि आप जो लेखे रखे जाएंगे व्यवसाय में, जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी व्यवसाय में, उससे संबंधित जो गलतियां होंगी उसका आप पता लगाएंगे। ठीक, तो पता लगाने के लिए अशुद्धियों एवं गबन के बारे में जानकारी होना चाहिए। अशुद्धियां और गबन 2 अलग अलग पार्ट में हमने लिखा है। वीडियो लंबा बनेगा, टाइम लगेगा वीडियो में। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तभी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक से एक फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकेगा। अशुद्धियों में 4 प्रकार की अशुद्धियां दी गई हैं। सैद्धांतिक अशुद्धियां, लिपिकीय अशुद्धियां, हिसाबी या लेखा की अशुद्धियां और क्षतिपूरक अशुद्धियां। गबन, गबन में कहा गया है सुविधाओं का गबन, हिसाब में गबन, संपत्तियों में गबन, माल का गबन, श्रम का गबन। 4 प्रकार की अशुद्धियां, 5 प्रकार के गबन आपके सामने लिखे गए हैं। इन्हीं सब पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं।
एक बार फिर से बता रहे हैं, वीडियो आपका लंबा बनेगा, कम से कम आधा घंटा का बनेगा। आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। हम वीडियो को एक अच्छी दिशा पर ले चलेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। अगला कह रहा है गबन का वर्गीकरण। जो गबन का वर्गीकरण के लिए कह रहा है, स्वामी के बिना सहमति से गबन, मतलब कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के स्वामी को नहीं पता रहेगा और गबन कर लिया जाएगा, उसे कहते हैं स्वामी की सहमति के बिना। मतलब कि कंपनी के स्वामी, व्यवसाय के स्वामी के बिना सहमति से गबन किया जाता है, और एक गबन किया जाता है स्वामी की सहमति से गबन किया जाता है। मतलब उसमें स्वामी भी, व्यवसाय का मालिक भी इन्वॉल्व रहता है, जिसे कहते हैं स्वामी की सहमति से गबन। पहला कह रहा है नकद राशि से गबन, नगद राशि का गबन किया जाता है, संपत्ति का गबन किया जाता है, श्रम का गबन किया जाता है, सुविधाओं का गबन किया जाता है और माल का गबन किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हम पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं। आप अपने कॉपी में इन सभी टॉपिक को लिख लीजिए। एक एक करके अशुद्धियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस बोर्ड पर हम पहले लिखने का प्रयास करते हैं, तब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को रोकूंगा, वीडियो पूरा का पूरा जो बताऊंगा अशुद्धियों के बारे में पूरा लिखूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा, ताकि अच्छी राइटिंग में मैं लिख सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। इतना लिख लीजिए। जस्ट तुरंत वीडियो को रोकिए और आपके लिए अगला टॉपिक आएगा। अशुद्धियों में इन सभी का ब्यौरा हम देने जा रहे हैं। हमने आपको 4 प्रकार की त्रुटियों को बताया। पहली त्रुटि सैद्धांतिक, दूसरी लिपिकीय, तीसरी लेखा संबंधी त्रुटि, चौथी क्षतिपूरक त्रुटि। त्रुटि या अशुद्धि या गलती एक ही चीज है, ठीक है। तो पहला सैद्धांतिक अशुद्धि हमने लिखा है। सैद्धांतिक अशुद्धि का मतलब क्या होता है? जब लेखांकन के नियमों व सिद्धांतों का उल्लंघन करके, जो लेखांकन के डेबिट व क्रेडिट के नियम हैं, पूंजीगत आयगत व्यय के नियम हैं, आय व लाभ के नियम हैं, जो भी नियम हैं, बहुत से नियम हैं, उन नियमों को तोड़ करके, गलती करके जो त्रुटि की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक त्रुटि के नाम से, या सैद्धांतिक गलती के नाम से, या सैद्धांतिक अशुद्धि के नाम से जानते हैं। हमने लिख भी दिया है अच्छे से। सैद्धांतिक अशुद्धि वह अशुद्धि है जो लेखांकन के नियमों का उल्लंघन करके उत्पन्न होती है, उसे सैद्धांतिक त्रुटि या सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। अब क्या कह रहा है? जैसे आयकर व्ययों को पूंजीगत व्यय मान लेना। कोई आयगत व्यय, आयगत व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जो किसी व्यवसाय में आय को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे आयगत व्यय कहते हैं। आयगत व्ययों को क्या मान लेना? पूंजीगत व्यय मान लेना। जैसे फर्नीचर परचेज फॉर 1 लाख, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सही जो एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्नीचर पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय का मतलब अस्थाई संपत्तियों पर जो व्यय किया जाएगा उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे, जिसका प्रयोग कई सालों तक होगा। महोदय, अगर कोई है, लिपिक कोई है, कोई लेखांकन करने वाला व्यक्ति है,
लेखांकन करने वाला कोई व्यक्ति है, उसने गलती क्या कर दी, फर्नीचर खरीदा था तो उन्होंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसको लेखांकन के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, उन्होंने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होती, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। उसको यह नहीं मालूम है कि आयगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। उन्होंने जो गलती की उस गलती को सैद्धांतिक त्रुटि या सैद्धांतिक अशुद्धि के नाम से जानते हैं। उन्होंने गलती क्या की है, नियमों एवं सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। ठीक है, तैयार हो गया होगा आपका। लिपिकीय अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि जो लिपिक के कारण हो जाती है। लिपिक का मतलब क्लर्क जो होता है। ऐसी अशुद्धि जो लिपिक के कारण हो जाती है उसे लिपिकीय त्रुटि के नाम से जानते हैं, क्लर्क के नाम से। इन त्रुटियों से, यहां तक कि जो त्रुटियां होती हैं, इनसे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मान लिया, जिसे 1 लाख डेबिट में 1 लाख क्रेडिट में दिखा दिया, ये भी त्रुटि, छूट जाने वाली त्रुटि। जब लेखा ही छूट जाएगा, पूरा का पूरा छूट जाएगा, तो तलपट का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप तलपट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके तलपट से संबंधित वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तलपट कैसे बनाया जाता है, तलपट कितने प्रकार से बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया सैद्धांतिक त्रुटि में नियमों व कानूनों का उल्लंघन कर दिया जाता है, जानकारी नहीं रहती। लिपिकीय त्रुटि में हमने आपको बताया छूट जाएगा लेखा करना, लेखा ही छूट जाए। जब भैया लेखा ही छूट जाए तो बैलेंस बराबर रहेगा, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब है लेखा संबंधी त्रुटि। लेखा संबंधी त्रुटि क्या होती है? पहला कह रहा है जब लेखा गलत राशि से कर दिया जाए। किसी से हमने 800 रुपये का सामान खरीदा या बेचा, हमने लिख दिया उन्हें 8000, वो तो डेबिट में भी 8000 दिखाया जाएगा और क्रेडिट में भी 8000 दिखाया जाएगा ना। लेखा संबंधी त्रुटि में क्या आएगा, गलत राशि से लेखा कर दिया जाए। हमने सामान बेचा 800 रुपये का, हमने लिख दिया 8000 रुपये का। 8000 रुपया डेबिट में दिखाया जाएगा और 8000 रुपया क्रेडिट में दिखाया जाएगा। बैलेंस बराबर होगा तो तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं? गलत लेखा, गलत राशि से लेखा कर दिया जाए, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लेखा गलत खाते में कर दिया जाए, दूसरी कंडीशन इसमें, जब लेखा गलत खाते में कर दिया जाए, खरीदा है सामान राम से, कर दिया है श्याम के खाते में, खरीदा है 800 का, गलत खाता 800 का श्याम के खाते में, खरीदा है राम से, कर दिया श्याम के खाते में, गलती हुई है। लेकिन कौन सी गलती है? लेखा संबंधी गलती है, खाते संबंधी गलती है, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसा तो 800 ही लिखा जाएगा। ठीक है, गलत खाते का मतलब खरीदा राम से, लिख दिया श्याम के खाते में, खरीदा श्याम से, लिख दिया मोहन के खाते में। ये कौन सी गलती हो गई? गलत लेखा करने संबंधी, गलत खाते से संबंधित गलती हो गई। गणना संबंधी गलती, गणना संबंधी अशुद्धि। गणना संबंधी अशुद्धि का मतलब किसी से 400 बोरा गेहूँ 100 रुपया प्रति बोरा खरीदा, होना चाहिए कितना रुपया? 40,000 रुपया। हमने लिख दिया भैया 500 बोरा गेहूँ 100 रुपये में खरीदा तो 50,000 रुपया। तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, गणना संबंधी, गुणा करने में गलती हो जाए उसे क्या कहते हैं? गणना संबंधी अशुद्धि। फिर से समझिए,
सैद्धांतिक में नियमों व कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा, सिद्धांतों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिपिकीय में छूट जाएगा लेखा ही करना, जिसे लिपिकीय त्रुटि कहेंगे। लेखा संबंधी त्रुटि में गलत राशि से लेखा कर दिया जाएगा। गलत राशि का मतलब 800 का स्थान पे 8000, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लेखा गलत राशि से कर दिया जाए, हो गया। जब लेखा गलत खाते से कर दिया जाए, खरीदा राम से लिख दिया गया श्याम के खाते में, तो ये भी एक त्रुटि हुई। अगला है गणना संबंधी में 400 बोरा गेहूँ 100 रुपया प्रति बोरा खरीदा, 40,000 रुपया हो रहा है। हमने 400 बोरा के स्थान पे 500 लिख दिया, तो इसे गणना संबंधी कहेंगे। तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गणना मतलब गुणा करते समय, भाग करते समय गलती अगर हो जाए तो गणना संबंधी गलती कहते हैं उसे। एक पक्ष में गलत रकम की पोस्टिंग, ध्यान दीजिए। जैसे राम से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा। राम से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा। तो देखो, परचेज में 500 लिखो और राम के खाते में 600 लिख दो। ध्यान दीजिए, एक पक्ष में गलत, माल खरीदा 500 का, एक पक्ष में 500 लिखा और दूसरे पक्ष में 600 लिख दिया क्रेडिट वाले में। दोनों में अंतर आने से तलपट पर प्रभाव पड़ेगा, तलपट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं एक पक्ष में गलत रकम से पोस्टिंग। गलत पक्ष में खतौनी, जब लेज़र बनाते हैं, हमने आपको लेज़र बनाना बताया है। डेबिट में लिखते हैं पड़ोसी का नाम, मतलब क्रेडिट वाले का नाम, और पता लगा डेबिट के स्थान पे क्रेडिट वाली पोस्टिंग अगर आपने कर दी, तब कौन सी? गलत पक्ष में खतौनी से। गलत पक्ष में मतलब डेबिट में पोस्टिंग करनी थी, आपने पोस्टिंग क्रेडिट में कर दी। आपके समझ में तभी आएगा जब आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गलत पक्ष में खतौनी लिखना था किसमें? डेबिट में, और हमने लिख दिया क्रेडिट में। ठीक है, आगे देखिए, शेष निकालने संबंधी अशुद्धि। जब हम लोग बैलेंस लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते समय शेष निकाला जाता है, योग निकाला जाता है, तब क्या होता है? कभी कभी जोड़ घटाव गुणा भाग में गलती हो जाती है, तो उसे कहेंगे शेष कम या ज़्यादा आ सकता है, तब अशुद्धि हो सकती है। अगला है तलपट में पोस्टिंग संबंधी अशुद्धि। तलपट में पोस्टिंग किया जाता है, व्यय व हानियों को डेबिट में, आय व लाभों को क्रेडिट में, और दायित्वों को क्रेडिट में, उसके बाद संपत्तियों को डेबिट में। ये तो पोस्टिंग करते हैं। तलपट में पोस्टिंग करते समय गलती हो गई। तलपट बनाना अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो ट्रायल बैलेंस वाले वीडियो को RK मौर्य डाल करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तलपट में पोस्टिंग संबंधी अशुद्धि। तलपट में पोस्टिंग संबंधी मतलब लेखा करते समय, लेखांकन करते समय अगर गलती कर दी, तब हमारा तलपट नहीं मिलेगा। क्षतिपूरक अशुद्धि किसे कहते हैं? जब एक गलती से दूसरी गलती की क्षतिपूर्ति हो जाए, दूर हो जाए। एक गलती करें और दूसरी गलती की भरपाई हो जाए, उसे कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक त्रुटि। एक खाते क्या एग्जाम्पल, एक खाते नाम डेबिट 50 रुपया कम और दूसरे में 50 रुपया अधिक। मतलब एक लोग से 50 रुपया कम मिला है, कम हमने लिखा है, और दूसरे वाले का 50 रुपया ज़्यादा लिख दिया है, तब क्या होगा? इसे बोलेंगे क्षतिपूरक त्रुटि। तलपट जो होता है मिल जाता है, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तलपट मिल जाता है। अगला है किसी खाते में 500 रुपया अधिक और दूसरे खाते में 500 रुपया अधिक लिख देना। 500 रुपया अधिक है कि कम है? हाँ, क्रेडिट लिख देना। एक खाते में डेबिट में 500 रुपया और दूसरे खाते में क्रेडिट में 500 रुपया लिख दिया जाए। इससे एक गलती से दूसरी गलती ढक रही है, दो गलतियां हो जाती हैं। एक लोग से 500 कम एक लोग से 500 मिला, 450 लिखे, और एक लोग से कितना मिला? एक लोग को देना हुआ 500, हमने लिखा 550 लिख दिया, तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल 1000 इसका भी हो रहा है, 1000 इसका भी हो रहा है, वही है इसमें भी।
नोट आपको ध्यान देना है, ऐसी गलतियां जिससे तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी गलतियां जिससे तलपट प्रभावित नहीं होता, उसे ढूंढना आसान होता है, परंतु जिन अशुद्धियों से तलपट प्रभावित, ऐसी गलतियां जिससे तलपट प्रभावित होता है उन्हें ढूंढना आसान होता है। ऐसा मतलब कि तलपट, जब तलपट का डेबिट जोड़ेंगे, क्रेडिट जोड़ेंगे, बैलेंस गड़बड़ आ जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, कम ज़्यादा आएगा, तो उसे ढूंढना आसान रहेगा, परंतु जिन अशुद्धियों से तलपट प्रभावित नहीं होता उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता है। ऐसी त्रुटियों को गंभीर त्रुटि के नाम से जानते हैं। आपके सामने हमने अभी तक बताया 4 प्रकार की त्रुटियां। अब आगे बताने वाले हैं तलपट को प्रभावित करने वाले, तलपट को में जो गलतियां हुई हैं उनके ढूंढने का तरीका क्या होता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जस्ट तुरंत बाद हम लेकर आ रहे हैं तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, इसको मिटाएंगे और आप इस वीडियो को रोक करके इन सभी हेडिंगों को लिख लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों को कैसे ढूंढा जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों को, त्रुटियों को, कमियों को कैसे ढूंढा जाए। तो प्रभावित करने का मतलब क्या होता है? तलपट को प्रभावित करने का मतलब होता है, तलपट का ऐसे कॉलम बनता है, पार्टिकुलर का, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। जितना डेबिट में आ रहा है उतना क्रेडिट में आना चाहिए, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होते तो उन त्रुटियों को, अशुद्धियों को या कमियों को कैसे ढूंढा जाए, इस पर हमें ध्यान देना होगा। पहला, सर्वप्रथम तलपट के योग को जांचना चाहिए। अगर ये तलपट का डेबिट है और क्रेडिट है, दोनों का योग बराबर नहीं आ रहा है, तो इनको सबसे पहले हम जांचेंगे, चेक करेंगे, टोटल करेंगे, योग करेंगे फिर से। दूसरा नंबर क्या कर सकते हैं? तलपट का योग सही नहीं होने पर, मान लीजिए तलपट का योग हमने जांचा और तलपट का योग सही नहीं है, किसी में 10,000 आ रहा है, किसी में 11,000 आ रहा है, दोनों का योग बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों के योग का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। कितने का अंतर मार रहा है? जैसे डेबिट में 10,000 आया, क्रेडिट में 11,000 आया, तो अंतर 1,000 का है, अंतर चेक किया जाएगा। तीसरा है, अंतर मालूम हो जाने के बाद यह देखना चाहिए कि इस अंतर के बराबर की राशि खाता बही से तलपट लाने में छूट तो नहीं गई है। ध्यान दीजिएगा, पहले जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। अगर मान लीजिए 1,000 के बराबर क्या अंतर आ रहा है, 1,000 का अंतर आ रहा है, तो हम खाता बही जहां पर हमारी लेजर बनी है वहां पर चेक करेंगे, ऐसा कोई लेजर तो नहीं है जिसकी पोस्टिंग मैंने तलपट में तो नहीं की, छूट तो नहीं गई, करने थे तलपट में, लेजर में किया लेकिन तलपट में नहीं किया। ठीक है, पहला नंबर तलपट के योग को जांचा जाएगा। दूसरा नंबर, तलपट का योग जब सही नहीं होगा तब क्या किया जाएगा? दोनों का अंतर ज्ञात किया जाएगा। अंतर ज्ञात करने के बाद क्या दिया जाएगा? देखा जाएगा कि जो खाता बही बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस के पहले, वहां से लाने में कोई ऐसी पोस्टिंग तो छूट नहीं गई जो खाता बही में दर्शाई गई थी और लेजर में, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दर्शाई गई। उसके बाद क्या करेंगे? मान लीजिए यहां पर भी नहीं मिला, अगर मिल जाता है तो पूरा हो जाएगा हमारा, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? अंतर की राशि आधा करके यह देखना चाहिए कि यह राशि तलपट के गलत पक्ष में तो नहीं लिख दी गई। कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट में लिखना चाहिए, क्रेडिट में लिख दिया, और क्रेडिट वाला डेबिट में लिख दिया,
तो तलपट की राशि को आधा कर लिया जाएगा, जो टोटल आ रहा है इनका आधा और इनका आधा कर लिया जाएगा, और यह देखा जाएगा कि तलपट की राशि तो गलत पक्ष में नहीं लिख दी गई, गलत पक्ष में लिख दी गई हो तो उसको सही करेंगे। उसके बाद कभी कभी अंकों के स्थान परिवर्तन के कारण अशुद्धि परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। जैसे 998 के स्थान पे 958 तो नहीं लिख दिया गया, ये भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में सही और गलत का अंतर 9 से विभाजित हो जाता है। अशुद्ध अंक परिवर्तित के कारण से तो नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अंक क्या है 958 के स्थान पे 998 लिख दिया गया, उल्टा लिख दिया गया, और 598 के स्थान पे 958 लिख दिया गया। ऐसे गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों को, ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं तो इसको भी अच्छे से चेक करना पड़ेगा आपको एक एक पॉइंट पर। छठा नंबर क्या है, खाता बही के सभी खातों को गिनकर, खाता बही में 10 खाते बने हैं तो 10 खातों को गिन लीजिए, गिनकर तलपट में मिलान करना चाहिए कि कोई खाता बही का पैसा 10 खाता बही बना है, 10 लेजर बना है, 10 तलपट में पोस्टिंग की गई है कि नहीं की गई। उसके बाद खाता बही के योग व शेष की जांच करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, खाता बही में ही गलतियां हो जाती हैं। जब हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र बनाते समय टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद बैलेंस निकालते हैं तो वहां पर भी गलती हो जाती है। ठीक है, यह देखना चाहिए कि रोकड़ बही शेष का लेखा तलपट में हुआ है कि नहीं हुआ है। रोकड़ बही कैश बुक का लेखा, कैश बुक में जो बचा रहता है कैश इन हैंड बाई बैलेंस सीडी, उसका लेखा ट्रायल बैलेंस में किया गया है कि नहीं किया गया है। फिर यह देखना चाहिए रोजनामचा से खाता बही में खतौनी की पोस्टिंग की गई है कि नहीं की गई है। जर्नल से लेज़र बनता है, ऐसा तो नहीं हुआ कि जर्नल से ही लेज़र ना बना। देखिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं जर्नल ट्रायल बैलेंस तो हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। सहायक बही मतलब क्रय पुस्तक बनती है, विक्रय पुस्तक बनती है, क्रय वापसी पुस्तक बनती है, विक्रय वापसी पुस्तक है बनती है, उसमें तो कोई कमी नहीं कर दी गई। जब इन सब को करने के बाद हमें तलपट नहीं मिलता तो हम दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए, जैसे डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 11,000 है, जिसमें कम होता है उसमें लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब उच्चंत खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, बाद में इसको सही कर लिया जाता है। ये आपके सामने था, तलपट को अगर प्रभावित करेंगी तो कौन सी अशुद्धियां होंगी, कैसे चेक करेंगे। और जो अशुद्धियां तलपट को नहीं प्रभावित करती उनको चेक करने में बड़ी कठिनाई आती है, बड़े ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी त्रुटियों को सैद्धांतिक त्रुटियां, लिपिकीय त्रुटियों के नाम से जाना जाता है, छूट जाने वाली अशुद्धियों के नाम से जाना जाता है। वैसी त्रुटियों को, ये है क्या, तलपट को प्रभावित करेंगी तो ढूंढा जाएगा। कैसे पता लगेगा प्रभावित करेंगी, डेबिट और क्रेडिट को जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा प्रभावित कर रही हैं। और वे अशुद्धियां जो कहां पर नहीं होती, जो हम लोगों को कहां नहीं दिखती, तलपट में दिखती ही नहीं। ऐसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं, ऐसी अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धियां, छूट जाने वाली अशुद्धियों के नाम से जानते हैं। इसको आप लिख लीजिए। और इसके बाद हम आपको बताएंगे गबन या कपट के बारे में। एक बार फिर से आपका स्वागत है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से अंकेक्षण में आपको गबन बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको अशुद्धियों के बारे में बताया था। अशुद्धियां 4 प्रकार की होती हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियां, लिपिकीय अशुद्धियां, लेखा संबंधी अशुद्धियां और क्षतिपूरक अशुद्धियां। अब गबन किसे कहा जाता है,
कपट किसे कहा जाता है? गबन का मतलब होता है कोई भी व्यावसायिक संस्था है, कोई भी व्यावसायिक संस्था है, उसमें जो कर्मचारी लगे होते हैं वो कर्मचारी अपने स्वामी का मतलब कोई बड़ा व्यवसायी होगा, कोई कंपनी होगा, कोई साझेदारी संस्था होगी, कोई सरकार होगी, सरकार स्वामी होती है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए गबन करते हैं जिससे खुद का फायदा हो जाता है। कोई व्यक्ति सरकार के यहां नौकरी कर रहा है तो सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए गबन करता है जिससे उसका व्यक्तिगत लाभ हो जाता है या किसी विशेष व्यक्ति का व्यक्तिगत लाभ हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी साझेदारी संस्था में नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी एकाकी व्यापार में नौकरी कर रहा है, तो वह अपने स्वामी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो धोखा देता है, धोखा दे करके अपना व्यक्तिगत हित साधता है, उसे गबन कहा जाता है, कपट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक का मुख्य कार्य अगर त्रुटियों का पता लगाना है तो अंकेक्षण का मुख्य कार्य अंकेक्षक का गबन को भी पता लगाना है। अगर अंकेक्षक गबन का पता नहीं लगा सकता तो वह अंकेक्षक कहेगा। अंकेक्षक मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट गबन का पता लगाता है। अगर व्यवसाय में गबन हुआ है तो व्यवसाय के आर्थिक स्थिति यानी बैलेंस शीट जो बनी होती है और जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना होता है वह व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और प्रॉफिट लॉस को सही नहीं दर्शा सकता। अगर सही नहीं दर्शा सकता तो व्यवसाय की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो उस गबन को पता लगाना अंकेक्षक का प्रमुख कार्य है। गबन का मतलब यही हुआ। अब आपसे पूछता है गबन कितने प्रकार का होता है? गबन मुख्य तौर पर 2 प्रकार का होता है। स्वामी के सहमति के बिना स्वामी के सहमति से गबन किया जाए, और दूसरा गबन होता है स्वामी के सहमति से, मतलब मालिक के सहमति से गबन। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी की सहमति से कैसे गबन किया जाता है। स्वामी इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें स्वामी इन्वॉल्व नहीं होगा। स्वामी के सहमति के बिना स्वामी को मालूम ही नहीं होगा गबन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कह रहा पहला नंबर आपको पढ़ना है रोकड़ का गबन। रोकड़ का गबन कैसे किया जाता है, ध्यान देना है। रोकड़ के गबन में पहला है झूठी रसीदों के आधार पर व्यय की राशि अधिक दिखाना। जो रोकड़ का गबन किया जाता है कर्मचारी की ओर से बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, मितव्ययी होता है। झूठी रसीदों के आधार पर व्यय की राशि को अधिक दिखाना। किसी संस्था में मान लीजिए मैं कर्मचारी हूं, मुझे गबन करना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है पैसा लेन देन के संबंध में सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, मालिक को दिखाने के लिए झूठे खर्चों की रसीद कटवा लेंगे कहीं से और उसको व्यवसाय में लगा देंगे। 100 रुपये का स्थान पे 200 रुपया लगवा सकते हैं, 100 रुपये का स्थान पे 500 रुपये की रसीद कटवा सकते हैं। 100 रुपये का सामान लेंगे, 500 की रसीद कटवाएंगे और उसको व्यवसाय के अंतर्गत खर्चों में दिखा दिया जाएगा, व्यय की राशि में अधिक दिखा दिया जाएगा। हम किसी संस्था में कर्मचारी ऐसा करते हैं, कर्मचारी ऐसा करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। खरीदेंगे 100 रुपये का सामान और व्यवसायिक संस्था में कितने का दिखा देंगे, 500 का सामान, 5000 का सामान, 500 खरीदेंगे तो 5000 का दिखा देंगे। ठीक है,
तो मतलब कि कुल मिला के कुछ ना कुछ ज़्यादा दिखाया जाता है, इतना बड़ा अंतर नहीं होता। 100 रुपये का सामान खरीदा, 150 रुपया दिखा दिया। व्यय हुआ है वास्तव में 100 रुपया, लेकिन रसीद इन्होंने कितने की कटवा ली? 150 रुपये की कटवा ली। तो कौन सा व्यय है ये? कौन सा व्यय है ये? कौन सा गबन है? रोकड़ का गबन है, पैसे गबन हो गया, 50 रुपया गबन हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नकद बिक्री की राशि पूरा पुस्तकों में ना लिखा जाना। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, सामान नकद बेचो, नकद बेचो, पैसा प्राप्त करो, पैसा आए। उधार बिक्री तो लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। 100 नगद बिक्री मिली, उसका 100 में से 99 का लिखा, एक का गबन कर दिया, एक का नहीं लिखा। भाई नकद बिक्री से पैसा आता है, 100 लोगों को नकद बिक्री किया, 99 लोगों का लिखा, एक लोग का नहीं लिखा, एक लोग का गबन कर गए। ये क्या है? रोकड़ का गबन है। अगला है विनिमय पत्र जैसे चेक को गायब कर देना। व्यवसाय में नकद बिक्री करते हैं या उधार बिक्री करते हैं, कुछ समय बाद आपको पैसा मिलता है, पैसे के साथ साथ कुछ लोग आपको चेक देते हैं, चेक गायब कर दो। ये भी क्या है? रोकड़ का गबन है। माल वापसी के जमा बिलों को गायब कर देना। जो माल वापस आया है, उस माल वापस आया है, उसका बिल जमा किया गया है, वापसी का बिल को गायब कर देना और बगल से माल भी गायब कर देना। वो माल को बेच करके रोकड़ अपने आप पास रख लेना। अगला है प्राप्त आय को गायब कर बकाया दिखाया जाना। 100 लोगों ने पैसा दिया, हमारी प्राप्त आय हुई, एक आध 2 लोग का पैसा क्या कर देंगे? कह देंगे भी बकाया भी मिला उला नहीं है। ये क्या है? रोकड़ का गबन। 100 लोगों ने पैसा दिया, 98 लोगों का लिखा, 2 लोगों के दिए पैसा नहीं मिला, बाद में मिलेगा। 2 लोगों का क्या हो गया? गायब हो गया। अगला है झूठे मजदूरों की संख्या दिखाकर भुगतान ले लेना। देखते होंगे मनरेगा चलता है, प्रधान लोग क्या करते हैं? प्रधान लोग क्या करते हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं तो 15 लोग दिखा देते थे। पहले होता था जब नकद पैसा मिलता था तब, अभी भी दिखाया जाता है। अब कैसे करते हैं? अब कुछ लोग काम नहीं करते, उनका खाता होता संख्या ले लेते हैं, अपने पास मंगवा लेते हैं, 150 उनको दे देते हैं, बाकी अपना कुछ खुद ले लेते हैं। रोकड़ का गबन, झूठे मजदूरों की संख्या। जैसे कोई व्यावसायिक संस्था है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी मिली है, हम क्या किए? 10 मजदूर लगे हैं, हम लिख देंगे 15 मजदूर लगे हैं। 10 मजदूरों को पैसा देंगे और 5 मजदूरों का अपने पास रख लेंगे। ये क्या है? रोकड़ का गबन। अखबार आदि की बिक्री। व्यवसाय है, व्यवसाय में पुराने अखबार होते हैं, पुराने कुछ वस्तुएं होती हैं, पुराने कबाड़ वाड़ होते हैं, गत्ता वत्ता होता है, मान लीजिए किराना स्टोर है तो ना, तो उसमें क्या होता है? अखबार आदि की बिक्री का लेखा ना करना। 150 रुपया मिला, अपने जेब में रखो उसको। कौन लिखता है? पेपर ऊपर का पैसा नहीं लिखते हैं। डूबत ऋण प्राप्त का लेखा ना किया जाना। ऐसा कोई डूबत ऋण का मतलब ऐसा कोई पैसा जो डूब गया था, ऐसा कोई पैसा जो डूब गया था लेकिन आज हमारे पास अचानक प्राप्त हो गया, उसका लेखा ना करें। डूबना तो बैड डेप्ट में उसको डाल देते हैं, लेखा ना करें तो ये भी है रोकड़ का गबन। अगला है दान की झूठी रसीद दिखाकर रोकड़ गायब कर देना। व्यवसाय में ऐसा होता है, दान की झूठी रसीद। बहुत लोग दान मांगने आते रहते हैं, दुर्गा पूजा लगा है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो कभी कभी ये होता है कि सही दिया जाता है और कभी कभी ये होता है ना, खुदे रसीद छपवा के कटवा के दे देते हैं दान, झूठी रसीद दिखा देते हैं। समाज सेवी संस्थाओं से गलत रसीद के आधार पर चंदा वसूल करना। समाज सेवी संस्थाओं से कभी कभी ऐसा होता है, हमारी ओर से भी रसीद गलत छपवा करके चंदा वसूल लिया जाता है व्यवसाय के नाम पे या समाज सेवी संस्थाओं से। अगला है आकस्मिक प्राप्तियों का लेखा ना करना। ऐसी प्राप्तियां जो आकस्मिक मिल जाएं, अचानक मिल जाती हैं व्यवसाय में, उनका लेखा ना किया जाना। काल्पनिक खर्चों को दिखाकर रोकड़ का गबन करना। ऐसे खर्चे जो व्यवसाय में हुए ही नहीं हैं, उनकी झूठी रसीदें बनवा लीजिए, काल्पनिक करवा लीजिए, रोकड़ को गायब कर दीजिए।
अगला है खुदरा व्यय को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाना। खुदरा व्यय मतलब कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को, मतलब मालिक अपने कर्मचारी को पैसा दे देता है छोटे मोटे खर्चे के लिए, जैसे होता है किराया भाड़ा के लिए, चाय पानी के लिए, छोटा मोटा खर्चा दे देता है। 100, 50, 10, 20 लगना है स्टेशनरी के लिए, तो वहाँ से क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अगला है संपत्ति का गबन। पहला रोकड़ का गबन बताया, दूसरा संपत्ति का गबन। संपत्ति का गबन कैसे होता है? जो व्यवसाय होता है बड़ी व्यवसायिक संस्थाओं में, कार्यालय में सोफा रखा रहता है, कुर्सी रहती है, फ्रिज रहता है, एसी, पंखा, कूलर इत्यादि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आया है व्यवसाय के लिए, आया है कार्यालय के लिए, इसको क्या करते हैं कुछ कर्मचारी, इसको अपने घर उठा ले जाते हैं, अपने घर पे प्रयोग करेंगे। ये क्या है, संपत्ति का गबन है। कभी कभी ये होता है घर वाला पुराना वाला लाके कार्यालय में रख देते हैं और नया वाला कार्यालय से घर लेके चले जाते हैं। ये क्या है, संपत्ति का गबन। अगला है श्रम का गबन। श्रम का गबन क्या होता है, श्रम कोई भी संस्था है वहां पर श्रमिक कार्य करते हैं, 10, 20, 100, 50 श्रमिक कार्य करते हैं। कुछ श्रमिकों की संख्या को ज्यादा दर्शा दिया जाता है। 100 लोग काम कर रहे हैं, दिखा देंगे 125 लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, 25 लोग का पैसा अपनी जेब में ले लेते हैं। इसे कहते हैं श्रम का गबन, ठीक। सुविधाओं का गबन। कार मिलती है कार्यालय के प्रयोग के लिए, टेलीफोन मिलता है कार्यालय के प्रयोग के लिए, चौकीदार मिलता है कार्यालय के प्रयोग के लिए, चपरासी मिलता है कार्यालय के प्रयोग के लिए। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं, इसको व्यक्तिगत प्रयोग में लेके चले जाते हैं। कार मिली है कार्यालय आने जाने के लिए, इसको रिश्तेदारी लेके आए जाएंगे, अपना खुद का काम अलग से करेंगे। टेलीफोन मिला है कार्यालय संबंधित फोन ऑन करने के लिए, इसको क्या करेंगे, अपने घर पे यूज करेंगे, मतलब अपने रिलेटिव से संबंधित बतियाएंगे खूब। चौकीदार मिला है व्यवसाय के लिए, चौकीदार को क्या करेंगे, अपने घर पे ले जाएंगे, रात को हमारा घर भी रखाना। चपरासी मिला है व्यवसाय के लिए, पानी उनी पिलाने के लिए, कार्य करने के लिए, तो चपरासी को क्या करते हैं, अपना व्यक्तिगत काम करवाने लगते हैं। देखते होंगे आप, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। माल का गबन। माल का, व्यवसायी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे माल कहा जाता है। माल के गबन में कार्यालय के लिए क्रय की गई स्टेशनरी का घरेलू प्रयोग। माल का गबन, कार्यालय के लिए स्टेशनरी प्रयोग खरीदी गई है, उसको अपने घर के लिए प्रयोग कर लेते हैं। स्टोर का माल चुरा लेते हैं। विक्रय वापसी के झूठे खर्चे दिखा देते हैं। संस्था द्वारा किए गए क्रय को व्यक्तिगत क्रय मान लेते हैं। ये आपका था गबन। अगला जो टर्म आपका आने वाला है, अगला इसी वीडियो में आपको मिलेगा, स्वामी की सहमति के बिना था, में सहमति नहीं थी। अगला इसी वीडियो में आपको मिलेगा अभी तुरंत, स्वामी के सहमति से, उसमें मालिक की सहमति होती है, ठीक है। इसको तब तक लिख लें आप अपने को, ध्यान देना है। आपके सामने हमने लिखा है स्वामी की सहमति से गबन। इसके पहले मैंने आपको बताया है स्वामी की बिना सहमति से कर्मचारी कैसे गबन करता है। इसमें बताने जा रहे हैं स्वामी की सहमति से गबन। स्वामी की सहमति से गबन क्या होता है, जो गबन किया जाएगा, जो छल कपट की जाएगी, उसमें स्वामी की सहमति होगी, स्वामी उसमें मिला हुआ होगा और कर्मचारी और स्वामी दोनों मिले हुए होते हैं। इसी कहते हैं स्वामी की सहमति से छल कपट या गबन। आपके सामने मैंने पूरा लिखा है, सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखा है, आपको कॉपी में लिखाने के लिए नहीं लिखा है, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ताकि आपको बेहद अच्छी तरह से समझा सकें। आप अपने पेपर में एक अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकें, आपको ये भी बताने का कार्य हम करते रहते हैं कि कैसे आपको पेपर में लिखना होता है। आपसे पूछ लेगा गबन से क्या आशय है, गबन क्या होता है, गबन के प्रकार बताइए, तो आपको पूरा गबन से आशय लिखना पड़ेगा। गबन 2 प्रकार के होते हैं, स्वामी की सहमति से गबन, स्वामी की बिना सहमति से गबन। पहले हमने बता दिया है स्वामी की बिना सहमति से गबन। शुरुआत करते हैं स्वामी की सहमति से गबन। स्वामी की सहमति से गबन में स्वामी शामिल होता है, स्वामी मिला जुला होता है, जिसे स्वामी की सहमति से गबन कहा जाता है। क्या कह रहा है, कैसे गबन करता है स्वामी? पहला,
लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखाना। जो स्वामी होता है, जो व्यवसायी होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है, वह एक गबन ऐसा करता है कि अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा दे। कंपनी का लाभ 1 लाख रुपया हो रहा है, कंपनी के लाभ को 1.5 लाख रुपया दिखा दे। इसे कहते हैं वास्तविक लाभ से अधिक लाभ दिखाना। कंपनी को 1 लाख लाभ हो रहा है, कंपनी को 1.5 लाख कर दे, 2 लाख कर दे, कहने का मतलब 1 लाख से ज़्यादा कर दे। इसे कहते हैं क्या? लाभ को वास्तविक लाभ से दिखाना स्वामी करता है। क्यों करता है भाई? ऐसा क्यों करेगा? कम लाभ हो रहा है, ज़्यादा दिखाए। पहला, संस्था की कार्यकुशलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। कोई भी व्यवसायी है, जब वह चाहता है कि हमारा ऊपर से क्या बोलते हैं कि नाम रहे, कार्यकुशलता, लोग जाने बहुत अच्छा काम हो रहा है। काम अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को मार्केट में अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ हो रहा है, लोगों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ताकि उसके व्यवसाय की गुडविल बढ़ सके। तब क्या करता है? अपने व्यवसाय के लाभ को या अपने व्यवसाय में की जो कार्यकुशलता है उसको बढ़ाकर दिखाने के लिए लाभ को ज़्यादा दिखा देता है। दूसरा है अंशों के अधिक मूल्य पर बेचने का उद्देश्य। कंपनी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था अपने लाभ को ज़्यादा इसलिए भी दिखाती है कि उसके अंशों का मूल्य बड़ा हो, उसके अंशों का मूल्य अधिक हो जाए। कैसे अधिक होगा? कोई कंपनी है, कम लाभ दिखाएगी तो उसके अंशों का मूल्य कम रहेगा। ज़्यादा लाभ दिखा देगी तो उसके अंशों का भाव बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग खरीदने वाले आ जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, स्वामी क्या करता है? अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है। संस्था की अच्छी स्थिति दिखाकर ऋण प्राप्त करना। कोई भी वित्तीय संस्था उसी व्यक्ति को, उसी व्यवसाय को ऋण देती है जिस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बेहद ही सुदृढ़ हो। जिस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बेहद ही सुदृढ़ हो, उसी को कंपनी क्या देती है, वित्तीय संस्था क्या देती है? ऋण देने का कार्य करती है। तो व्यवसाय का स्वामी अगर ऋण चाहता है तो क्या करता है? अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है, तब उसे ऋण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है संस्था की ख्याति में वृद्धि करना। संस्था की ख्याति में वृद्धि करना। जब किसी व्यवसाय को संस्था की ख्याति में वृद्धि करना होता है, जब किसी व्यवसाय को संस्था की ख्याति में वृद्धि करना होता है तो अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है। उसके बाद ध्यान देना है अन्य प्रतियोगियों को गुमराह करना। जो व्यवसाय में और हमारे प्रतियोगी हैं और व्यवसाय के प्रतिद्वंदी हैं, प्रतियोगी मतलब कंपटीटर इंग्लिश में कहते हैं, उसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको गुमराह करने के लिए अधिक लाभ दिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कह रहा है काले धन को सफेद धन बनाने के लिए। अगर कोई व्यवसायी है, उसके पास बहुत सारा काला धन है, उसको सफ़ेद धन बनाने के लिए क्या करता है? अपने लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखा देता है। सरकार का विश्वास जीतने के लिए कि सरकार जाने कि ज़्यादा लाभ हो रहा है, इस स्थिति के लिए क्या करता है? अपने लाभ को ज़्यादा दिखा देता। हमने आपको बता दिया है कोई भी स्वामी, कोई भी व्यवसायी अपने लाभ को अधिक क्यों दिखाएगा। ये आपके सामने 7 पॉइंट लिखे गए हैं। इसीलिए अपने व्यवसाय का स्वामी अपने लाभ को अधिक दर्शाता है। लाभ को कम, वास्तविक लाभ से कम दिखाना। जो व्यवसायी होता है, जो स्वामी होता है, जो क्या करता है? एक गबन ऐसा करता है, छल कपट ऐसा करता है
कि अपने लाभ को कम दिखाएं। कैसे? अंशों का मूल्य बाजार मूल्य से कम कर देना। अगर अंशों का मूल्य बाजार मूल्य से कम कर देगा तो अपने अंशधारियों को उसे कम लाभांश देना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर देता है, अपने वास्तविक लाभ को बाजार मूल्य से कम करने के लिए अपने वास्तविक लाभ को कम दर्शाता है। गुप्त संचय का निर्माण करना। गुप्त संचय का निर्माण करना होता है जब किसी कंपनी को, जब किसी संस्था को वो क्या करती है, अपने व्यवसाय के लाभ को कम दिखाती है और संचय का निर्माण कर लेती है। ज़्यादा दिखाएगी तो अंशधारियों को ज़्यादा लाभांश देना पड़ेगा, इसीलिए वो कम दिखा करके अपने गुप्त संचय को अपने पास रखे रहती है। सरकार से आर्थिक सहायता लेना। जब कोई भी संस्था हो उसे सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी होती है, मतलब कि हमदर्दी जताएगी सरकार और संस्था या कंपनी को सहायता दे देगी, कुछ करोड़ रुपया, कुछ लाख रुपया, जिससे व्यवसाय को फायदा हो जाएगा। तब क्या करती है, संस्था अपने वास्तविक लाभ को कम दर्शाती है। अगला है प्रतियोगियों से लाभ छिपाना। बगल वाला कंपटीटर है, उससे लाभ उसको ज़्यादा दिखाएंगे तो आपके ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या किया जाता है, प्रतियोगियों से कम उससे लाभ को छिपा लिया जाता है। हमने आपको पहला बताया, लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक क्यों दिखाया जाता है, लाभ को वास्तविक लाभ से कम क्यों दिखाया जाता है। अब इसको ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, इसको अभी बाद में छोड़ना है आपको। यहाँ आ जाइए, हिसाब किताब में गड़बड़ी करने के तरीके। कोई भी हिसाब किताब में गड़बड़ी कैसे की जाती है उसका तरीका भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। कैसे गड़बड़ी की जाती है हिसाब किताब में, हम आपको हिसाब किताब गड़बड़ी करना भी सिखा दे रहे हैं। क्या कह रहा है, संपत्तियों में ह्रास कम या अधिक घटाया जाना। अगर अपने व्यवसाय के लाभ को बढ़ाना है तो ह्रास कम लगा दो, अगर अपने व्यवसाय के लाभ को घटाना है तो ह्रास ज़्यादा लगा दो। फिर से सुनिए, लाभ को बढ़ाना है तो ह्रास कम लगाओ और लाभ को घटाना है तो ह्रास ज़्यादा लगा दो। स्टॉक का कम या अधिक मूल्यांकन करना। अपने व्यवसाय का अपने व्यवसाय के लाभ को घटाना है तो कम मूल्यांकित कर दीजिए। स्टॉक का मूल्यांकन नहीं, लाभ अगर घटाना है तो स्टॉक ज़्यादा बता दीजिए, लाभ बढ़ाना है तो स्टॉक कम बता दीजिए। आयगत को पूंजीगत में दिखाना। ऐसा कोई व्यय जो आयगत है, आयगत का मतलब जैसे कोई व्यवसायी जिस वस्तु से व्यवसाय करता है वह वस्तु जब खरीदा जाता है तो उसे आयगत व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कपड़े की दुकान है, हम व्यवसायी हैं, हमारे पास कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा खरीदेंगे, बेचने के लिए जो खरीदा जाता है उसे आयगत व्यय कहते हैं। जिसका कपड़ा हमारे लिए आयगत व्यय है, हम इसको अगर पूंजीगत व्यय दिखा देंगे तब गड़बड़ी कर सकते हैं। पूंजीगत व्यय को आयगत दिखा दीजिए। व्यवसाय में फर्नीचर लगता है, फर्नीचर क्या होता है, व्यवसाय का पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत व्यय को आयगत दिखा दीजिए, तब हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाएगी। झूठे क्रय वापसी या विक्रय वापसी को दिखा दिया जाए तब क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद है गुप्त संचय का सृजन कर लाभ को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हमने बताया गुप्त संचय का सृजन करके लाभ में गड़बड़ी इधर से उधर कर सकते हैं। काल्पनिक व्यय दिखा दिया जाए। ऐसा कोई व्यय जो व्यवसाय में हुआ ही नहीं है उसकी झूठी रसीद ही बना ली जाए, रसीद बनवा लिया जाए और व्यय को व्यवसाय में दिखा दिया जाए, ये भी गड़बड़ी करने का तरीका होता है। वास्तविक व्यय को छोड़ दिया जाए, मतलब कि काल्पनिक व्यय दिखा देंगे, जो सही खर्चा हुआ है उसको छोड़ देंगे, तब भी हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाएगी। किसी आय को पुस्तक में ना दिखाया जाए। ऐसी कोई इनकम जो आई है उसे बुक में ना दिखाएं, उसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट वगैरह में ना दिखाएं, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ भी गड़बड़ी कर सकते हैं। संपत्तियों व दायित्वों का मूल्य घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इधर से उधर कर दिया, तब भी हिसाब किताब में गड़बड़ी आ जाती है।
कपटमय तरीकों से खातों को प्रदर्शित कर दिया जाए। जो व्यवसाय में खाते रखे जाते हैं उसमें कपटमय तरीकों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, कपट में मतलब कुछ लेन देनों को ना लिखा जाए या कुछ लेन देनों को ज़्यादा लिख दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बताया स्वामी की सहमति से गबन, लाभ अधिक कैसे दिखाया जाएगा, लाभ को कम कैसे दिखाया जाएगा, उसके बाद हिसाब किताब में गड़बड़ी करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अब आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं? अंकेक्षण के उद्देश्य में पहला होता है मुख्य उद्देश्य। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देना है तो इसमें से कई प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला है अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य कौन है? अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य लेखा पुस्तकों की जांच करना होता है। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, वार्षिक विवरणों का सत्यापन। वार्षिक विवरण का मतलब लाभ हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठे का सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। ध्यान दीजिए, लेखा पुस्तकों की जांच करना, वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेक्षण का मुख्य कार्य कहलाता है। सहायक उद्देश्य क्या होता है? सहायक उद्देश्य होता है अशुद्धियों की खोज करना। अगर व्यवसाय की पुस्तकों में व्यवसाय में कोई अशुद्धि हो गई है उसकी खोज करना सहायक उद्देश्य कहलाता है। अशुद्धियों को रोकना सहायक उद्देश्य में आता है। छल कपट को रोकना, कोई छल हुई है, कोई कपट हुई है, कोई गबन हुआ है, उसको रोकना क्या कहलाता है? सहायक उद्देश्य। उसके बाद चौथा नंबर, 3 नंबर के बाद चौथा नंबर यहाँ देखिए, प्रबंधकों को, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रबंधकों को सलाह देता है। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ना, अधिनियम के आदेशों की पूर्ति करना, सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना, स्वस्थ वातावरण का सृजन करना, ये चीज़ें सहायक उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। आपको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? विनियोजकों की सुरक्षा करना। विनियोजक का मतलब होता है जो लोग व्यवसाय में पैसा लगाए हैं, उन्हें विनियोजक कहते हैं। विनियोजक के लिए क्या कहा गया है? विनियोजकों की सुरक्षा करना सामाजिक उद्देश्य है। कर की चोरी से सुरक्षा करना सामाजिक है। कर की चोरी से सरकार को घाटा होता है, अगर इसको करेंगे, कर की चोरी को रोकने का कार्य अंकेक्षक करता है, तो ये सामाजिक उद्देश्य होता है। पूंजी क्षरण, पूंजी जो खराब हो जाती है उसकी सुरक्षा करना। श्रमिकों के लिए समुचित मजदूरी की माप, जो श्रमिक होते हैं उनको सही मजदूरी मिल सके उसकी माप करना, कितना मजदूरी दिया जाए, वेतन कितना दिया जाए, इसके बारे में। उपभोक्ताओं के लिए समुचित मूल्य, उपभोक्ता सामाजिक होते हैं। उपभोक्ता को समुचित मूल्य पर वस्तुओं को कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उपभोक्ताओं के समुचित मूल्य के सामाजिक उद्देश्य में आता है। सामाजिक लागत व लाभ का मूल्यांकन करना। सामाजिक लागत क्या है, लाभ क्या है, इसका सही मूल्यांकन करना अंकेक्षण के कार्य है। अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें आपको मिलेगा अंकेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को बहुविकल्पीय आधार पर हम रखेंगे, आपको उत्तर बताएंगे, उसको समझाएंगे भी। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 निकाल रखा है। 1000 रुपए की मशीन क्रय की गई। क्या कह रहा है? 1000 रुपए की मशीन क्रय की गई। किंतु क्रय खाते
में डेबिट किया गया, किंतु क्रय खाते में डेबिट किया गया। आपके सामने ऑप्शन है, क्रय किया गया, डॉट 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 है। आपके सामने जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ये कौन सी त्रुटि है। पहला है लिपिकीय अशुद्धि या त्रुटि, दूसरा कह रहा है सैद्धांतिक अशुद्धि, तीसरा कह रहा है क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन लिखने में टाइम भले लगेगा, लेकिन वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाया गया है इसमें। मार्कर अब ध्यान देना है। 1000 की मशीन क्रय की गई, किंतु क्रय खाते में डेबिट किया गया। ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, गलती क्या की गई है। मशीन क्रय की गई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। लेकिन जर्नल एंट्री की गई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको ध्यान देना है, मशीन खरीदी गई तो मशीन हमारे पास आई है, डेबिट होगा, पैसा हमारे पास से गया है, क्रेडिट होगा, ये तय है। इन्होंने एंट्री क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन हमारी पूंजीगत व्यय है। कौन सा व्यय, पूंजीगत व्यय। इस प्रश्न में क्या मान लिया गया, आयगत व्यय। परचेज किसे कहते हैं, जो सामान व्यवसाय में बेचने के लिए खरीदा जाए उसे आयगत व्यय कहा जाता है। जो सामान व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए खरीदा जाता है, यूज करने के लिए खरीदा जाता है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय को महोदय ने आयगत व्यय मान लिया। हमने नियम बताया है, अगर नियमों व सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा करके, नियमों व सिद्धांतों का पालन ना करके कोई गलती की जाए, कोई त्रुटि की जाए, कोई अशुद्धि की जाए तो उसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहा जाता है। कौन सी अशुद्धि कहा जाता है, सैद्धांतिक अशुद्धि कहा जाता है। इससे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 1000 यहाँ भी है, 1000 यहाँ। परचेज तलपट में डेबिट में दिखाया जाता है, मशीनरी भी डेबिट में दिखाई जाती है, कैश डेबिट में भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब नियमों व सिद्धांतों का पालन ना करके कोई लेखा किया जाए उसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धि किसे कहते हैं, ऐसी अशुद्धि जिससे एक गलती से दूसरी गलती ढक जाए, मतलब दोनों तरफ गलती हो जाए, उसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। लिपिकीय अशुद्धि वह होती है जो लिपिक के कारण हो जाए, छूट जाए, लेखा करने से छूट जाए, उसे लिपिकीय अशुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर नियमों व सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि मशीन को डेबिट में होना चाहिए, परचेज को डेबिट कर दिया गया है, इसलिए आपका उत्तर होगा सैद्धांतिक अशुद्धि है।
कौन सी अशुद्धि है? सैद्धांतिक अशुद्धि है। अब आगे चलते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में लिख लें। हमारा मेन मकसद है आपको अच्छे से समझाना। दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है? राम से 500 पाया किंतु उसके खाते में 5000 जमा किया। राम से 500 प्राप्त किंतु उसके खाते में 5000 जमा किया, मतलब क्रेडिट किया। पहला ऑप्शन वही है, पहला ऑप्शन यहां पर लिख दो आप, सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि दिया है, सैद्धांतिक अशुद्धि। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें लिपिकीय अशुद्धि। अशुद्धि। तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें क्षतिपूरक अशुद्धि। चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपको ध्यान देना है, राम से प्राप्त हुआ 500, एंट्री क्या करेंगे? प्राप्त हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम देने वाला है, लेकिन इसके खाते में 500 के स्थान पे कितना लिख दिया गया? 5000। जो इसमें नियम व सिद्धांत है उसका पालन किया गया है, अंकों में गड़बड़ी की गई है। अंक 500 के स्थान पे 5000 लिख दिया गया है, तो कौन सी त्रुटि होगी? ये हमारी त्रुटि होगी लिपिकीय त्रुटि। आपका आंसर जो सही होगा लिपिकीय त्रुटि सही होगा, क्योंकि ये लिपिकीय त्रुटि है। सैद्धांतिक क्यों नहीं है? क्योंकि भैया नियमों व सिद्धांतों का तो पालन किया गया है, नियमों व सिद्धांतों का पालन इसमें किया गया है। डेबिट वाला सही है, क्रेडिट वाला सही है, पैसा ही गलत है। लिपिकीय त्रुटि। क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होती है या त्रुटि क्या होती है? त्रुटि अशुद्धि क्या है? क्षतिपूरक मतलब जब एक खाते से एक गलती से दूसरी गलती को ढक लिया जाता है तो उसे कौन सी त्रुटि कहते हैं? उसे कहते हैं क्षतिपूरक त्रुटि। आपका आंसर क्या सही होगा? लिपिकीय त्रुटि। और प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन यही रहेगा। प्रश्न ऊपर से चेंज कर देते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न चेंज कर देते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? राम का खाता 200 अधिक मान लिया गया, श्याम का खाता 200 कम मान लिया गया। राम का खाता क्या बोल रहा है? 200 अधिक मान लिया गया, अधिक मान लिया गया। श्याम का खाता 200 कम मान लिया गया। ये क्या है? हमने आपको बताया है उत्तर तो इसमें होगा क्षतिपूरक अशुद्धि। क्यों होगा? जब एक गलती से दूसरी भी गलती ढक ली जाए तो उसे कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि। कैसे होगा? राम के खाते में हमने 200 ज्यादा लिख दिया, राम से मिला 1000, लिख दिया 1200। श्याम का खाता 200 कम कर दिया, श्याम से मिला 800, लिख दिया। श्याम से मिला 1000, फिर समझिए, मिला 1000, लिख दिया 1200, मिला 800,
और लिख दिया हमने क्या, मिला 1000, लिख दिया 1200, मिला 800, हमने लिख दिया 600। 1800 यहाँ पर भी हो जाएगा और 12 अच्छा 1800 यहाँ पर भी हो जाएगा। एक से मिला 1000, हमने क्या लिख दिया भैया, इनसे 1200 मिला है। एक से मिला 800, हमने क्या लिख दिया 600। देखो दोनों बराबर हो गए ना, बराबर है, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, क्षतिपूरक अशुद्धि। एक अशुद्धि, ए भी अशुद्ध हमने लिखा, ए भी अशुद्ध हमने लिखा। ये में अशुद्ध का मिला है 1000, लिखा 1200, में मिला है 800, लिखा हमने 600। एक अशुद्धि दूसरे अशुद्धि को काट रही है, ढक रही है, जिसे हम क्या कह देंगे, क्षतिपूरक अशुद्धि। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। इसको क्षतिपूरक अशुद्धि लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। चौथा नंबर, चौथे नंबर प्रश्न के माध्यम से कह रहा है, कार्यालय टेलीफोन का प्रयोग, कार्यालय टेलीफोन का प्रयोग ... है। पहला बोल रहा है संपत्ति का आगमन, दूसरा बोल रहा है सुविधा का आगमन, तीसरा बोल रहा है माल का आगमन, चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन, कार, ये सब क्या है, सोफा। टेलीफोन, कार जो व्यवसाय में लगा हुआ है, कार्यालय में लगा हुआ है, ये सुविधा होती है। क्या है, सुविधा होती है। जैसे टेलीफोन लगा है कार्यालय के लिए, किसके लिए, कार्यालय के लिए, कार्यालय के काम के लिए। कर्मचारी क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहा है, अपने रिश्तेदारी फ़ोन कर रहा है, अपने यार मित्र के पास अपने व्यक्तिगत काम के लिए फ़ोन कर रहा है, व्यक्तिगत प्रयोग कर रहा है। कार्यालय टेलीफोन का प्रयोग व्यक्तिगत करना, क्या करना, व्यक्तिगत करना। हट है, क्या है, टेलीफोन सुविधा होती है, सुविधा का गबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुविधा का गबन कहलाएगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। व्यक्तिगत प्रयोग कह सकता है या घरेलू प्रयोग कह सकता है, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग या व्यक्तिगत प्रयोग कह सकता है। तो क्या, कौन सा गबन कहलाएगा, सुविधा का गबन। पांचवा नंबर क्या है प्रश्न, कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना। कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को घरेलू भवन में संलग्न करना। है, कौन सा गबन है, ध्यान दीजिएगा। मजदूर लगे हैं कार्यालय में, उनका प्रयोग कर लो अपने घर में ले जा करके और दिखा दो कार्यालय के खर्चे में। मजदूर मिला है कार्यालय क्या काम कराने के लिए, ठीक है, मजदूर मिला है कार्यालय का काम कराने के लिए और उसको उससे अपना घर बनवा रहे हैं। तो कौन सा गबन है, संपत्ति का गबन है, सुविधा का गबन है, माल का गबन है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से होगा किसका गबन है, उत्तर श्रम का गबन है। कौन सा गबन है, श्रम का गबन है। जब आप 5 प्रश्न लिख लेंगे तब हम आपको छठा प्रश्न आगे बताने वाले हैं। छठे प्रश्न में क्या कह रहा है, छठा प्रश्न आप देखिए, कह रहा है कार्यालय सोफे का प्रयोग घरेलू कार्य में करना।
कार्यालय सोफे का प्रयोग घरेलू कार्य में करना कौन सा गबन है? माल का गबन, संपत्ति का गबन, सुविधा का गबन, चौथा कर दीजिए श्रम का गबन। ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन सुविधा होती है, हमने बताया। टेलीफोन में हमने थोड़ा सा बोल दिया था सोफा भी। सोफा क्या होता है? कार्यालय का क्या होता है? संपत्ति होती है। तो अगर कार्यालय में सोफा लगा है, उसको अपने घर पे उठा ले जाना, घर में प्रयोग करना। तो कार्यालय से जब अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग घर उठा ले जाते हैं तो उसे कहते हैं किसका गबन? संपत्ति का गबन। तो कार्यालय क्या है? सोफा क्या है? संपत्ति है। 7वां नंबर प्रश्न है, अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को पहला रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, तीसरा कह रहा है रोका जा सकता है जब स्वामी चाहे। क्या बोल रहा है? रोका जा सकता है जब स्वामी चाहे और कर्मचारी चाहे। चौथा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को रोका जा सकता है, लेकिन जब व्यवसाय का स्वामी चाहेगा और कर्मचारी चाहेगा तभी। क्योंकि अंकेक्षक व्यवसाय के स्वामी के अंतर्गत कार्य करता है। व्यवसाय का स्वामी जो होता है रुकवा भी सकता है, नहीं भी रुकवा सकता। अगर वो चाहेगा तो रुकवा सकता है। वो कहेगा कि नहीं, कपट होने दीजिए, हमारा फायदा हो रहा है, उससे त्रुटि होने दीजिए, फायदा हो रहा है, तो नहीं रोका जा सकता। तो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। 8वां नंबर, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है? हमने आपको उद्देश्य बताए 3, मुख्य, सहायक और सामाजिक। हमने आपको बताया 3 उद्देश्य बताया है। मुख्य में खातों की जांच करना होता है और वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? आप हमारे में ऑप्शन दिया है मुख्य, सहायक, सामाजिक। तो आपको जब पीछे देखेंगे जो हमने पढ़ाया था, कौन सा उद्देश्य है? सहायक उद्देश्य, प्रबंधकों को सलाह देना। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। कर की चोरी से सुरक्षा कौन सा उद्देश्य है? कर की चोरी हमने आपको बताया है सामाजिक उद्देश्य।
9 प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। 9 प्रश्न तक आप लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझा रहे हैं आपको। दसवां नंबर प्रश्न में कह रहा है, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक, मुख्य, सहायक। विनियोजक कौन होते हैं? जो व्यवसाय के अंश खरीदते हैं, कंपनी के अंश खरीदते हैं, जिनका हिस्सा लगा होता है व्यवसाय में। आपको उत्तर देना है। कौन कौन सा ऑप्शन दिया है हमने आपको बताया, सामाजिक, मुख्य, आर्थिक, सहायक। तो यहाँ पर आपका जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य में हमने इसके पहले की वीडियो में आपको हमने बताया था कौन सा उद्देश्य है विनियोजकों की सुरक्षा। सबसे पहले सामाजिक वाले में सबसे पहले लिखा था विनियोजकों की सुरक्षा करना कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक उद्देश्य है। आप सामाजिक उद्देश्य पे टिक करना है आपको। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? लेखा पुस्तकों की जांच करना। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का या अंकेक्षक का कौन सा अंकेक्षक कह रहा है? अंकेक्षण या अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है? हमने आपको 3 उद्देश्य बताए, मुख्य, सहायक, सामाजिक। तो मुख्य में पहला हमने बताया था लेखा पुस्तकों की जांच करना और वार्षिक विवरणों की जांच करना का सत्यापन करना। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य होगा? मुख्य उद्देश्य होगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वार्षिक विवरणों की जांच करना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? हमने आपको बताया मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जांच करना लेखा पुस्तकों की। अभी तुरंत इसके पहले बोला वार्षिक विवरणों का मतलब होता है लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा की जांच। कौन सा उद्देश्य कहलाएगा? मुख्य। आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको ऑप्शन बताया 3 ही ऑप्शन है, सामाजिक, मुख्य और सहायक। इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न, छल कपट को रोकना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? छल कपट को रोकना। बहुत से स्टूडेंट इसको गलती करते हैं। कौन सा उद्देश्य है? छल कपट को रोकना अंकेक्षण का बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मुख्य उद्देश्य है। तो इस उत्तर आपका गलत हो जाता है अगर मुख्य पे लगाएंगे। तो ये कौन सा उद्देश्य है? देखो मैंने सहायक वाले में लिखाया है आपको उत्तर। एक प्रश्न और अभी 14 नंबर प्रश्न, लागत अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? लागत अंकेक्षण अलग होता है। लागत अंकेक्षण कौन सा उद्देश्य है? इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नया विशिष्ट उद्देश्य है। मतलब किसी लागत वाले कारखाने का अंकेक्षण करना, जहां लागत लगती है, जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहां कौन सा अंकेक्षण उपयोग किया जाएगा? विशिष्ट उद्देश्य में आएगा। इस
14 नंबर क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख लें। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बताएंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन, अभी 15 नंबर पर पहुंचेंगे। 15 नंबर में कह रहा है किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है? निम्न में किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है? पहला कंपनी, साझेदारी, तीसरा नंबर एकाकी व्यापार। हमने आपको बार बार बताया है, 1000 बार बताया होगा, अंकेक्षण इनके लिए ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक होता है। कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, साझेदारी के लिए ऐच्छिक है, एकाकी व्यापार के लिए ऐच्छिक है, और किसके लिए अनिवार्य है? कंपनी के लिए। इसके लिए ऐच्छिक, आगे जो प्रश्न दिए हैं यही दिए हैं, ऐच्छिक, कंपनी के लिए अनिवार्य। 15, 16, 17 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अभी एक क्वेश्चन और है, 17 नंबर जो भी हो, अंकेक्षक होता है, पहला पालतू कुत्ते की तरह, दूसरा बाघ की तरह, तीसरा शिकारी कुत्ते की तरह, चौथा लावारिस कुत्ते की तरह। ध्यान दीजिएगा, पालतू कुत्ते की तरह होता है, क्योंकि अंकेक्षक किसके अंतर्गत काम करता है? अंकेक्षक जो काम करता है वो कंपनी के स्वामी के अंतर्गत, व्यवसाय के स्वामी के अंतर्गत काम करता है। कंपनी या व्यवसाय का स्वामी जो कहेगा वही करेगा। यानी कि पालतू कुत्ता जैसे मालिक के प्रति वफादार होता है, वैसे सीए भी कंपनी के प्रति, व्यवसाय के स्वामी के प्रति जो उसके बुलाता है अंकेक्षण का कार्य करने के लिए, उसके प्रति वफादार होता है। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अभी आपको और बताएंगे। तमाम वीडियो